नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने मल्टी कल्चरलिज्म को डिटेल से समझा था, लेकिन उस समय हमने मल्टी कल्चरलिज्म के क्रिटिसिज्म को डिस्कस नहीं किया था। तो आज पहले हम मल्टी कल्चरलिज्म के क्रिटिसिज्म को डिस्कस करेंगे। सुसैन मोलर ओकिन, इनका जो व्यू है आप कह सकते हो फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म है। मल्टी कल्चरलिज्म क्या कहता है? देखो, मल्टी कल्चरलिज्म ये कहता है स्टेट विभिन्न कल्चर्स को रिकॉग्नाइज करें और विभिन्न कल्चर्स के अंदर इंटरफेयर ना करें। सुसैन मोलर ओकिन का कहना है ज़्यादातर जो कल्चर्स हैं वो मेल डोमिनेटेड हैं, यानी ज़्यादातर कल्चर्स में वुमन की पोजीशन सेकेंडरी है, मेल की पोजीशन प्राइमरी है, यानी वुमन को सप्रेस किया जाता है ज़्यादातर कल्चर्स में। तो अगर आप विभिन्न कल्चर्स को रिकॉग्नाइज कर रही हो और ये बोलते हो कि स्टेट कल्चर के अंदर इंटरफेयर ना करे, इसका मतलब तो ये है कि विभिन्न कल्चर्स के अंदर वुमन को जो दबाया जाता है उसको आप लेजिटिमेट ठहरा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एसेंस देखो ये निकलता है इक्वालिटी होनी चाहिए मेल और फीमेल के बीच में। आप ये नहीं कह सकते कि जी हमारा तो कल्चर ही ऐसा है, हमारे कल्चर में तो मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, फीमेल को नहीं दी जा सकती, लेकिन आप हमारे कल्चर में इंटरफेयर मत कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कल्चर के नाम पर आप वुमन को नहीं दबा सकते। दूसरा, लिबरल का क्रिटिक मल्टी कल्चरलिज्म का, इसमें आप अमर्त्य सेन का नाम दे सकते हो। अमर्त्य सेन कहते हैं मल्टी कल्चरलिज्म अगर आता है तो इससे गेटोइजेशन होता है। गेटोइजेशन मतलब आपने देखा होगा जैसे इंडिया में मुस्लिम्स किसी पर्टिकुलर एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, ऐसा फ्रांस में भी होता है, कई सारे देशों में होता है, यानी उनका गेटोइजेशन हो जाता है। तो ये नेशनल यूनिटी के लिए अच्छा नहीं है लॉन्ग टर्म में, ऐसी बात बोली जाती है अमर्त्य सेन के द्वारा। उसके बाद है ब्रायन बेरी। ब्रायन बेरी कहते हैं मल्टी कल्चरलिज्म देखो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स को प्रमोट करता है और डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स को अंडरमाइन करता है। इंडिया में देख लीजिए कैसे मुस्लिम कल्चर, हिंदू कल्चर या फिर विभिन्न धर्मों के कल्चर की बात की जाती है, ये मुद्दे हावी हो जाते हैं और डेवलपमेंट की जो पॉलिटिक्स है वो पीछे छूट जाती है। तो ब्रायन बेरी का ये व्यू आप लिख सकते हो। ये सारे नोट्स हैं, स्लाइड सब हैं। नेक्स्ट व्यू है चंद्रन कुकुथास खान। देखो, अमर्त्य सेन, ब्रायन बेरी, चंद्रन कुकुथास, ये सारे लिबरल थिंकर्स हैं, ये तीनों। चंद्रन कुकुथास ये कहते हैं कल्चर में स्टेट की इंटरवेंशन की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हर एक कल्चर में ऐसी ना ऐसी एक कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी जरूर है जिसको ओप्रेस किया जाता है, जिसको दबाया जाता है, जिसको कुचला जाता है। फॉर एग्जाम्पल होमोसेक्सुअल्स। ज़्यादातर धर्मों में होमोसेक्सुअल्स को मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल हाशिए पर चले जाते हैं, उनका ऑपरेशन होता है। तो हर एक कल्चर के अंदर इस प्रकार के माइनॉरिटी ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट की इंटरवेंशन जरूरी है कल्चर के अंदर। उसके बाद जर्मी वाल्ड्रोन वैसे कॉस्मोपॉलिटियन मल्टीकल्चरलिस्ट हैं। इनकी कोई खास लाइन नहीं है, बस ये आप इनका नाम याद रखिएगा। जर्मी वाल्ड्रोन कॉस्मोपॉलिटियन मल्टीकल्चरलिस्ट हैं। ये मल्टीकल्चरलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। एसेंस आपको समझ में आ जाएगा क्यों करते हैं। नेक्स्ट व्यू है सेला बेन हबीब का। यहाँ पर देखो, सेला बेन हबीब, इनके द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली जाती है। ये भी कॉस्मोपॉलिटियन मल्टीकल्चरलिस्ट हैं। ये कहती हैं मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो लोगों की कैपेसिटी को अंडरमाइन करता है। मल्टीकल्चरलिज्म के हिसाब से विभिन्न लोग जो हैं वो एक दूसरे का कल्चर नहीं समझेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। सेला बेन हबीब के अनुसार विभिन्न कल्चर के लोग एक दूसरे के कल्चर को समझेंगे, एक दूसरे के कल्चर के एलिमेंट्स को अपनाएंगे और फाइनली एक ही कॉस्मोपॉलिटियन कल्चर बन के उभरेगा। समझ गए? ऐसी बात बोली जाती है सेला बेन हबीब के द्वारा। एसेंस क्या है इनकी बात का? इनकी बात का एसेंस ये है मल्टीकल्चरलिज्म लोगों की कैपेसिटी को अंडरमाइन करता है कि वो एक दूसरे के कल्चर को नहीं समझेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। लोग एक दूसरे के कल्चर को समझेंगे और फाइनली एक ही कॉस्मोपॉलिटियन कल्चर बन के इमर्ज होगा। इसके बाद देखो लास्ट के ये दो फिलोसफर्स हैं, ब्रूस बावर और एंड्रयू मर्फी। इनका ये मानना है अगर कोई टॉलरेंट है तभी उसके प्रति टॉलरेशन शो करने की आवश्यकता है। अगर कोई खुद ही इनटॉलरेंट है तो उसके प्रति टॉलरेशन शो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रूस बावर की एक बुक है सरेंडर, अपीज इस्लाम, सरेंडर फ्रीडम। इनका कहने का मतलब ये है कि इस्लाम के कुछ फॉलोअर्स जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इनटॉलरेंट है
उनके प्रति अगर टॉलरेशन शो की जाती है तो इसका मतलब फ्रीडम को सरेंडर करने वाली बात है। इसी प्रकार की बात एंड्रयू मर्फी भी कहते हैं। एंड्रयू मर्फी कहते हैं टॉलरेशन टुवर्ड्स इनटॉलरेंट विल बी थ्रेट टू फ्रीडम एंड चैलेंज टू द बेसिक लिबरल वैल्यूज। यानी अगर आप इनटॉलरेंट के प्रति टॉलरेशन शो करोगे तो इसका मतलब आपकी आज़ादी को खतरा है, आपकी जो बेसिक लिबरल वैल्यूज हैं उनको खतरा है। तो ये पूरा टॉपिक हमने अब डिस्कस कर लिया मल्टी कल्चरलिज्म के बारे में। मल्टी कल्चरलिज्म टॉपिक वैसे ह्यूमन राइट्स में आता है, पहले भी मैंने आपको बताया था। आगे एक छोटा सा टॉपिक है वैल्यू प्लूरलिज्म। वैल्यू प्लूरलिज्म भी ह्यूमन राइट्स के टॉपिक में ही आता है, लेकिन लिबरलिज्म से मिलता जुलता है, इसलिए यहीं डिस्कस कर लेते हैं। वैसे देखो हमारी जो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी है वो खत्म हो चुकी है। ये छोटे छोटे टॉपिक हमने डिस्कस किए। डाइवर्सिटीज़ को एड्रेस करने के लिए वेस्टर्न सोसाइटीज़ के द्वारा कौन से मॉडल अपनाए गए, मल्टीकल्चरलिज्म, वैल्यू प्लूरलिज्म। ये टॉपिक सीधा सीधा लिबरलिज्म में नहीं आते हैं, लेकिन ये टॉपिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस के टॉपिक हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं वैल्यू प्लूरलिज्म के बारे में। ये कंसेप्ट दिया गया था इजाया बर्लिन के द्वारा। ये एथिक्स की थ्योरी है, एथिक्स में भी काम आ सकता है वैल्यू प्लूरलिज्म। ये मेटा एथिक्स की थ्योरी है। एथिक्स में देखो वैसे दो टाइप की थ्योरीज होती हैं, नॉर्मेटिव एथिक्स और मेटा एथिक्स। वैसे तो 4 टाइप की होती हैं। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स पर एक टर्म होता है, अप्लाइड एथिक्स भी होता है, लेकिन हमारा फोकस वो नहीं है। हम सिर्फ मेटा एथिक्स का मतलब जानना चाहते हैं। नॉर्मेटिव एथिक्स हमें बताता है वैल्यूज़ के बारे में, नॉर्म्स के बारे में। किसी सोसाइटी में मान लीजिए एल्डर्स का सम्मान करना एक वैल्यू है, तो ये सब चीज़ें आएंगी नॉर्मेटिव एथिक्स के बारे में। किसी सोसाइटी की वैल्यू है कलेक्टिविज्म, मान लीजिए इंडियन सोसाइटी में कलेक्टिविज्म एक वैल्यू है, जबकि वेस्टर्न सोसाइटी में इंडिविजुअलिज्म एक वैल्यू है। ये सब चीज़ें आती हैं नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर। नॉर्मेटिव एथिक्स हमें बताता है किस सोसाइटी में कौन सी वैल्यूज़ हैं, किस सोसाइटी में कौन से नॉर्म्स हैं, जबकि दूसरी तरफ मेटा एथिक्स हमें बताता है वैल्यूज़ के ओरिजिन के बारे में। जैसे इंडियन सोसाइटी में कलेक्टिविज्म एक वैल्यू है, मेटा एथिक्स हमें बताएगा इंडियन सोसाइटी में कलेक्टिविज्म जो वैल्यू है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कहाँ से ये वैल्यू ओरिजिनेट होती है। वैल्यू प्लूरलिज्म का कंसेप्ट दिया गया है इजाया बर्लिन के द्वारा अपनी बुक में। बुक का नाम है इनका 2 कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। इजाया बर्लिन के अनुसार वैल्यू प्लूरलिज्म अलग है वैल्यू मोनिज्म से और वैल्यू रिलेटिविज्म से। वैल्यू मोनिज्म का मतलब देखो ये है, जब हम ये मानते हैं एक ही वैल्यू सुप्रीम है, लाइफ में कोई भी एथिकल डायलेमा हो, आप उसी वैल्यू की सहायता से उस एथिकल डायलेमा को सोल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यूटिलिटेरियन क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि यूटिलिटी एक यूनिवर्सल वैल्यू है, सुप्रीम वैल्यू है। इस वैल्यू की सहायता से लाइफ में कोई भी एथिकल डायलेमा हो, कोई भी डिसीजन लेना हो, यूटिलिटी की वैल्यू से आप वो डिसीजन ले सकते हो, यानी यूटिलिटी एक सुप्रीम वैल्यू है। दूसरी तरफ वैल्यू रिलेटिविज्म भी एक एक्सट्रीम पोजीशन है। वैल्यू रिलेटिविज्म के सपोर्टर ये कहते हैं सभी वैल्यूज़ इक्वल हैं, यानी सभी वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस सेम है। ऐसा नहीं है कि कोई वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई वैल्यू कम इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को प्रेफरेंस नहीं दी जानी चाहिए। तो ये दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। इजाया बर्लिन का मानना है वैल्यू प्लूरलिज्म जो है वो बीच का रास्ता लेता है। समझ गए? ना तो वैल्यू मोनिज्म अच्छा है जो कि एक वैल्यू को सुप्रीम वैल्यू बताता है, ना ही वैल्यू रिलेटिविज्म अच्छा है जो कहता है सभी वैल्यूज़ बराबर हैं। वैल्यू प्लूरलिज्म जो है ये बीच का रास्ता अपनाता है। इजाया बर्लिन का मानना है कि वैल्यूज़ के बीच में देखो हायरार्की नहीं इस्टेब्लिश की जा सकती। वैल्यूज़ को चूंकि हम मेज़र नहीं कर सकते, इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये वैल्यू अच्छी है, ये वैल्यू खराब है। इजाया बर्लिन ये मानते हैं कि देखो आप लिबर्टी और इक्वालिटी को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। आपको कभी नहीं पता लगेगा कि कौन सी वैल्यू लिबर्टी सुपीरियर है या फिर इक्वालिटी सुपीरियर है। उसी प्रकार से इजाया बर्लिन ये भी बोलते हैं आप हाउसवाइफ की लाइफ को और नन की लाइफ को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। आप कभी ये पता नहीं लगा पाओगे कि कौन सी जो लाइफ है, हाउसवाइफ की लाइफ या फिर नन की लाइफ सुपीरियर है। वैल्यू प्लूरलिज्म ये सजेस्ट करता है ना तो आपको रिलेटिव होने की आवश्यकता है, ना ही आपको हायरार्की इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। मतलब ना तो आप ये कहो ये वैल्यूज़ सुपीरियर है, ये वैल्यू इन्फीरियर है, और ना ही आप सभी वैल्यूज़ को इक्वल मानो। हाँ, इजाया बर्लिन ये ज़रूर कहते हैं कि कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं
जो सभी कल्चर्स के लोगों के द्वारा रिस्पेक्ट की जाती हैं, जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, बहादुरी, ईमानदारी। ये सब वैल्यूज़ कोई भी कल्चर हो, ऑलमोस्ट सभी कल्चर्स में इन वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट दी जाती है, सम्मान दिया जाता है। तो एसेंस इजाया बर्लिन के वैल्यू प्लूरलिज्म कंसेप्ट का ये निकलता है, स्टेट को कोशिश नहीं करनी चाहिए अपनी तरफ से, मतलब स्टेट अपनी तरफ से ये ना कोशिश करे कि एक वैल्यू को इम्पोज करे और दूसरी वैल्यूज़ को प्रेफरेंस ना दे। स्टेट को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, यानी हायरार्की इस्टेब्लिश नहीं करनी चाहिए। स्टेट ऐसी कोई कोशिश ना करे जिसमें एक वैल्यू को प्रायोरिटी मिले और दूसरी वैल्यू इग्नोर हो। स्टेट को टॉलरेंट होना चाहिए डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ के प्रति, डिफरेंट तरह की प्रेफरेंसेस के प्रति। तो ये पूरा टॉपिक हमने डिस्कस किया वैल्यू प्लूरलिज्म का। तो इस प्रकार से लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को हमने कंप्लीटली डिस्कस कर दिया है। वैसे काफ़ी बार एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आइडियोलॉजिकल जो बैटल थी उसे जीत लिया गया है लिबरलिज्म आइडियोलॉजी के द्वारा, लेकिन ये टॉपिक हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जब सारी आइडियोलॉजीज हमारी ख़त्म हो जाएंगी। समझ गए? फिर से बोलता हूँ, काफ़ी बार इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आइडियोलॉजिकल जो बैटल थी, फॉर एग्जांपल कोल्ड वार के दौरान एक तरफ था कम्युनिज्म यानी यूएसएसआर और दूसरी तरफ था यूएसए और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज जो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे। अंत में जीता कौन? यूएसए, क्योंकि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी की हार हो गई और लिबरलिज्म आइडियोलॉजी की जीत हो गई। तो इस बारे में टिप्पणी करने पर बोला जाता है। इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम पूरी सभी की सभी आइडियोलॉजीज को डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल हम नेक्स्ट आइडियोलॉजी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सोशलिज्म। सोशलिज्म हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत है। टीम मेंबर एक बीमार हो गया और उसको जाना पड़ा भोपाल अर्जेंटली। तो आगे वाले 2-3 टॉपिक्स की स्लाइड प्रिपेयर्ड नहीं है, लेकिन फिलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं। सोशलिज्म की हम बात करते हैं। सोशलिज्म कैसे इमर्ज होके आया, पहले आप ये समझिए। देखो, क्लासिकल लिबरलिज्म का क्रिटिसिज्म हमने समझा। क्लासिकल लिबरल थिंकर्स कहते हैं स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, सब कुछ मार्केट पे छोड़ देना चाहिए। जब ये सब कुछ होता है, यानी स्टेट का इंटरफेरेंस कम से कम होता है और सब कुछ मार्केट पे छोड़ा जाता है, तो क्या होगा? वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और यही हुआ। कैपिटलिज्म में वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद वर्कर्स में अनरेस्ट पैदा हो गया, यानी विद्रोह स्टार्ट हो गया, और सोशलिज्म आइडियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ। देखो, एक बात आप याद रखिएगा, मार्क्स से पहले सोशलिज्म आइडियोलॉजी थी, लेकिन मार्क्स के विचारों ने सोशलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो काफ़ी बार सोशलिज्म को हम इस प्रकार से डिस्कस करते हैं, सोशलिज्म बिफोर मार्क्स और सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स। समझ गए ना? आप ये मत समझिएगा मार्क्स ने आइडियोलॉजी दी थी कम्युनिज्म, लेकिन सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी है ये पुरानी आइडियोलॉजी है, मार्क्स से पहले भी थी। तो मार्क्स एक डिवाइडिंग लाइन का काम करते हैं। सोशलिज्म को काफ़ी बार हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से पढ़ते हैं, सोशलिज्म बिफोर मार्क्स और सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स। जैसे देखो, हमने डिस्कस किया था कि क्लासिकल लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो मेटा आइडियोलॉजी बन गई है। मेटा आइडियोलॉजी मतलब क्लासिकल लिबरलिज्म आइडियोलॉजी के अंदर ही काफ़ी सारे स्कूल ऑफ थॉट्स थे, काफ़ी सारी डिबेट्स थी। उसी प्रकार से सोशलिज्म के साथ भी ऐसा ही है। सोशलिज्म के अंदर भी काफ़ी सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, काफ़ी सारी इंटरनल डिबेट्स हैं, इसलिए सोशलिज्म भी एक मेटा आइडियोलॉजी है। सोशलिज्म के बारे में तो ऐसा भी कहा जाता है, ये एक ऐसी हैट है, मतलब ये एक ऐसी टोपी है जिसने अपनी शेप खो दी है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो, बहुत तरह के सोशलिज्म हैं। कंट्री स्पेसिफिक सोशलिज्म, पर्सन स्पेसिफिक सोशलिज्म, यानी सोशलिज्म के बहुत ही ज़्यादा टाइप्स हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है ये एक ऐसी टोपी है जिसने अपनी शेप खो दी है, लेकिन फिर भी बेसिक वैल्यूज जो हैं सोशलिज्म की वो बरकरार हैं। तो इस वजह से हैट को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है कि ये सोशलिज्म से संबंधित हैट है, यानी टोपी है। बस ये एक मेटाफोर है, एनालॉजी है समझने के लिए कि सोशलिज्म के टाइप काफ़ी ज़्यादा हैं और ये एक मेटा आइडियोलॉजी है। सोशलिस्ट थिंकर्स की मांग ये है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन पर आधारित नहीं होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल सोसाइटी सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन पर आधारित होनी चाहिए। कहने का एसेंस ये है, सोशलिस्ट थिंकर्स के अनुसार कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, कुछ ही लोगों के पास ओनरशिप होती है और वर्कर्स का शोषण होता है। सोशलिस्ट थिंकर्स कहते हैं प्रोडक्शन में देखो सोसाइटी का भी एक रोल होता है,
लेकिन कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। सोशलिस्ट थिंकर्स लिबरल थिंकर्स के उस व्यू को भी नकार देते हैं पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म, यानी मैन एक सेल्फ रिलायंट है, मैन इंडिपेंडेंट है। सोशलिस्ट थिंकर्स कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैन सेल्फ रिलायंट नहीं है, मैन का जो नेचर है वो सोशल है और सोसाइटी जो है वो मैन से पहले है। समझ गए? लिबरल थिंकर्स इंडिविजुअल को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं सोसाइटी की अपेक्षा करते, जबकि सोशलिस्ट थिंकर्स सोसाइटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं इंडिविजुअल के अपेक्षा करते। वो कहते हैं इंडिविजुअल के इंटरेस्ट बाद में, सोसाइटी के इंटरेस्ट पहले। और कॉमन ओनरशिप जो है वो कॉमन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ ही लोगों के पास ओनरशिप है। ओनरशिप जो है फैक्ट्रीज की, इंडस्ट्रीज की, लैंड की, वो कॉमन होनी चाहिए। ये बेसिक वैल्यूज हमने डिस्कस की सोशलिज्म की। अब हम कुछ बेसिक अजम्पशंस डिस्कस करेंगे। जैसे लिबरलिज्म आइडियोलॉजी के दौरान हमने ये डिस्कस किया था क्लासिकल लिबरल थिंकर्स का क्या व्यू है ह्यूमन नेचर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, राइट्स के बारे में, लिबर्टी के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, जस्टिस के बारे में, स्टेट के बारे में। उसी प्रकार से हम अब डिस्कस करेंगे सोशलिस्ट थिंकर्स का क्या व्यू है ह्यूमन नेचर के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन नेचर की। सोशलिस्ट थिंकर्स का क्या व्यू है ह्यूमन नेचर के बारे में। सोशलिज्म की आइडियोलॉजी देखो कहती है मैन एक आइलैंड नहीं है। याद होगा आपको, लिबरल थिंकर्स कहा करते थे एटोमिस्टिक मैन, यानी मैन एक आइलैंड की तरह है, हर एक इंडिविजुअल अलग है, कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है। जबकि सोशलिस्ट थिंकर्स के द्वारा कहा जाता है कि सोसाइटी एक कॉन्टिनेंट है और मैन कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है, मैन आइलैंड नहीं है। समझ गए? कंसेप्ट उल्टा है। क्लासिकल लिबरल कहा करते थे मैन एक आइलैंड है, कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है, और जबकि सोशलिस्ट थिंकर्स कहते हैं कि मैन जो है वो आइलैंड नहीं है बल्कि कॉन्टिनेंट का पार्ट है। अब नेक्स्ट व्यू आता है सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी के बारे में सिंपल व्यू देखो सोशलिस्ट थिंकर्स का ये है सोसाइटी इज प्रायर टू मैन, यानी सोसाइटी मैन से पहले है। तीसरा, सोशलिस्ट थिंकर्स का व्यू राइट्स के बारे में। सोशलिस्ट थिंकर्स का मानना है राइट्स जो है वो एक बुर्जुआ कंसेप्ट है, पूंजीपति क्लास का ये कंसेप्ट है, क्योंकि उनको लगता था सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच, सोसाइटी और मैन के बीच आपस में कन्फ्लिक्ट होता है, इसलिए मैन को राइट्स की आवश्यकता है। लेकिन सोशलिस्ट थिंकर्स कहते हैं सोसाइटी और मैन के बीच कोई कन्फ्लिक्ट होता ही नहीं है, इसलिए आवश्यकता नहीं है मैन को राइट्स की। लेकिन बाद में सोशलिस्ट थिंकर्स सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, और जबकि लिबरल थिंकर्स पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं और सोशलिस्ट थिंकर्स बात करते हैं, फोकस करते हैं सोशल और इकोनॉमिक राइट्स पर। चौथा व्यू है व्यू ऑन लिबर्टी। लिबर्टी के बारे में भी सोशलिस्ट थिंकर्स यही बोलते हैं। वो कहते हैं लिबर्टी जो है वो एक बुर्जुआ कंसेप्ट है, पूंजीपति क्लास का कंसेप्ट है। सोशलिस्ट थिंकर्स लिबर्टी के बजाय वर्ड इस्तेमाल करते हैं फ्रीडम। समझ गए? सोशलिस्ट थिंकर कहते हैं लिबर्टी की बात करना ये तो बुर्जुआ कंसेप्ट है, वो लिबर्टी की जगह टर्म यूज करते हैं फ्रीडम, और वो कहते हैं फ्रीडम एक राइट नहीं है, फ्रीडम कंडीशंस हैं। कंडीशंस मतलब फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटीज, जरूरतों से आज़ादी। फिर से बोलता हूँ, लिबरल थिंकर्स वर्ड इस्तेमाल करते हैं लिबर्टी, जबकि सोशलिस्ट थिंकर्स कहते हैं लिबर्टी एक बुर्जुआ कंसेप्ट है, लेकिन वो लिबर्टी के बजाय वर्ड इस्तेमाल करते हैं फ्रीडम। वो कहते हैं फ्रीडम एक अधिकार नहीं है, फ्रीडम एक प्रकार से कंडीशंस हैं, कंडीशंस फ्रॉम नेसेसिटीज। समझ गए? सोशलिस्ट थिंकर्स के हिसाब से फ्रीडम का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटीज, जरूरतों से आज़ादी। लिबर्टी के बाद 5वें नंबर पे व्यू है इक्वालिटी। सोशलिस्ट थिंकर्स का क्या व्यू है इक्वालिटी के ऊपर? देखो, लिबरल थिंकर्स बात करते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी की। सोशलिस्ट थिंकर्स कहते हैं लिबरल थिंकर्स का जो व्यू है इक्वालिटी के बारे में वो प्रोसीजरल व्यू है। इस व्यू से, यानी लिबरल थिंकर्स के इक्वालिटी के कंसेप्ट से इक्वालिटी इंश्योर नहीं होती। तो सोशलिस्ट थिंकर्स सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं। सोशलिस्ट थिंकर्स कहते हैं सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है ये सब्सटेंटिव इक्वालिटी का कंसेप्ट है। सोशलिस्ट थिंकर्स इक्वालिटी ऑफ आउटकम की बात करते हैं, मतलब सिर्फ इक्वल अपॉर्चुनिटीज से काम नहीं चलेगा। लिबरल थिंकर्स तो ये बोलते हैं एक बार आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे दो, बाद में कोई गरीब हो जाए, अमीर हो जाए, कोई लेना देना नहीं है। सोशलिस्ट थिंकर्स कहते हैं आप
आउटकम इक्वल इंश्योर कीजिए। सिर्फ अपॉर्चुनिटीज इक्वल देने से काम नहीं चलेगा, आप ये इंश्योर कीजिए कि आउटकम इक्वल आनी चाहिए। उसके बाद जस्टिस के ऊपर क्या व्यू है सोशलिस्ट थिंकर्स का। देखो, लिबरल थिंकर्स तो डेजर्ट की बात करते हैं, यानी जो जितना डिजर्व करता है उसे उतना दे दीजिए, मेरिट की बात करते हैं। लेकिन सोशलिस्ट थिंकर्स कहते हैं जस्टिस वो है जब जरूरतों के हिसाब से सबको रिसोर्सेज मिले, यानी जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना मिले, ये जस्टिस है सोशलिस्ट थिंकर्स के हिसाब से। लास्ट है स्टेट। देखो, स्टेट को लेके कोई सहमति नहीं है सोशलिस्ट थिंकर्स के बीच। कुछ सोशलिस्ट थिंकर्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल मार्क्स, जो कहते हैं स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी स्टेट के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है प्रोलेटेरिएट क्लास का, बुर्जुआ क्लास के द्वारा। दूसरी तरफ कुछ सोशलिस्ट, फॉर एग्जांपल नेहरू, जो कहते हैं स्टेट इज सोर्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी स्टेट की सहायता से डेवलपमेंट लाई जा सकती है। नेहरू भी सोशलिस्ट थे। तो स्टेट के मुद्दे पर सहमति नहीं है सोशलिस्ट थिंकर्स के बीच। वैसे लास्ट पॉइंट मेथड से भी संबंधित है, यानी सोशलिज्म को कैसे लाया जाए, इस चीज़ को लेके भी सहमति नहीं है। कुछ सोशलिस्ट थिंकर्स, फॉर एग्जांपल मार्क्स, कहते हैं रेवोल्यूशन की सहायता से सोशलिज्म को लाया जा सकता है। लेकिन कुछ थिंकर्स ऐसे हैं जो कहते हैं पीसफुल मेथड्स की सहायता से या फिर दूसरे तरीकों से, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स से सोशलिज्म को लाया जा सकता है। यानी मेथड ऑफ ब्रिंगिंग सोशलिज्म पर सहमति नहीं है विभिन्न सोशलिस्ट थिंकर्स की। सोशलिज्म की देखो अपील थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में गरीबी ज़्यादा होती है। और सोशलिज्म आपको पता है किस प्रकार की बातें करता है। सोशलिज्म बातें करता है कि सबकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, ज़रूरतों के आधार पर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सोशलिज्म सोशल और इकोनॉमिक राइट्स की बात करता है। चूँकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में गरीबी ज़्यादा है, तो ये सारी बातें, यानी जो बातें सोशलिज्म के द्वारा बोली जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग होती हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आने के बाद ये इस प्रकार के जो कंसेप्ट्स हैं उनका चलन और भी ज़्यादा देखने को मिला थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में। तो इस वजह से सोशलिज्म की अपील ज़्यादा है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में। नेक्स्ट हम सोशलिज्म के कुछ टाइप्स डिस्कस करते हैं। जैसा मैंने पहले आपको बताया, सोशलिज्म को हम डिवाइड कर सकते हैं सोशलिज्म बिफोर मार्क्स और सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्क्स एक डिवाइडिंग लाइन है। मार्क्स ने जब कैपिटलिज्म के खिलाफ रेवोल्यूशन का कंसेप्ट दिया, तो सोशलिज्म आइडियोलॉजी को विभिन्न थिंकर्स सीरियस लेने लगे। मार्क्स से पहले सोशलिज्म को इतना सीरियस नहीं लिया जाता था, इसीलिए सोशलिज्म बिफोर मार्क्स और सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स। देखो, सोशलिज्म बिफोर मार्क्स के बारे में हमने पढ़ा है। जब हमने मार्क्सिज्म के बारे में डिस्कस किया था तो उस समय हमने पढ़ा था, याद कीजिए, लुइस ब्लैंक, रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फोरियर, सेंट साइमन, इन सब का नाम आपने सुना होगा। ये सब कहते हैं सोशलिज्म को इस्टाब्लिश किया जा सकता है कैपिटलिस्ट की कॉन्शियंस को अपील करके। लेकिन मार्क्स कहते हैं ये सब जो थिंकर्स हैं, लुइस ब्लैंक, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवन, इनको कैपिटलिज्म की समझ ही नहीं है। अगर इनको कैपिटलिज्म की समझ होती तो ये इस प्रकार की बात कभी नहीं बोलते कि कैपिटलिस्ट लोगों की कॉन्शियंस को अपील करके सोशलिज्म इस्टाब्लिश किया जा सकता है। इन थिंकर्स ने वर्किंग क्लास के लोगों का कोई रोल नहीं बताया सोशलिज्म को इस्टाब्लिश करने में। ये कहते थे वर्किंग क्लास के लोगों का कोई रोल नहीं है, कैपिटलिस्ट की कॉन्शियंस को अपील करना है, हम कर देंगे, और वर्कर्स घर बैठे अपने, हम आपका काम कर देंगे। लेकिन मार्क्स कहते हैं ये सब जो थिंकर्स हैं इनको साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कैपिटलिज्म की, इनके पास कोई प्रोग्राम ऑफ एक्शन नहीं है। इसलिए मार्क्स अपना ही एक्शन बताते हैं। वो कहते हैं रेवोल्यूशन लाना होगा, जो सब कुछ हमने डिस्कस किया मार्क्सिज्म में। तो सोशलिज्म बिफोर मार्क्स में बस इतना ही है। इनके 4-5 जो नाम है वो आप याद रखिएगा, लुइस ब्लैंक, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवन, और ये कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों की कॉन्शियंस को अपील करने की बात कहते थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा। और मार्क्स के क्या व्यूज़ हैं इन सब थिंकर्स के बारे में वो याद रखिएगा। मार्क्स इनको यूटोपियंस कहते हैं। मार्क्स कहते हैं इनको साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कैपिटलिज्म की। वैसे देखो, कहा यह भी जाता है सोशलिज्म जो है, सबसे पहले सोशलिज्म की झलक देखने को मिली थी
प्लेटो के विचारों में, प्लेटो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली की बात करते हैं, तो वहाँ पे सोशलिज्म की सबसे पहले झलक देखने को मिली थी। इवन फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान वर्किंग क्लास ने प्रोडक्शन पर कंट्रोल इस्टाब्लिश करने की बात कही थी, स्टेट पर कंट्रोल इस्टाब्लिश करने की बात कही थी, और उसके बाद सोशलिज्म से संबंधित आइडियाज़ पनपे यूरोप के कई सारे इलाकों में, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन में, फ्रांस में, और उसके बाद ये सारे जो सोशलिस्ट थिंकर्स हमने डिस्कस किया, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवन, ये सब आए। तो हमने डिस्कस कर लिया सोशलिज्म बिफोर मार्क्स। सोशलिज्म बिफोर मार्क्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स इंपॉर्टेंट है। तो अब हम डिस्कस करेंगे सोशलिज्म आफ्टर कार्ल मार्क्स के बारे में। देखो, कार्ल मार्क्स के बाद 4 तरह का सोशलिज्म देखने को मिलता है मुख्य रूप से। सबसे पहले एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, जिसे रिविजनिज्म भी कहा जाता है। इस सोशलिज्म के मुख्य थिंकर्स हैं कार्ल काउट्स्की और एडवर्ड बर्नस्टीन। कार्ल काउट्स्की एंड एडवर्ड बर्नस्टीन मुख्य थिंकर हैं एवोल्यूशनरी सोशलिज्म के। उसके बाद दूसरा है सिंडिकलिज्म। सिंडिकलिज्म, इसके मुख्य थिंकर हैं सोरिल, SOREL, सोरिल। और दूसरे फेमस थिंकर हैं सिंडिकलिज्म के एमिल पुगे। एमिल पुगे। तीसरे नंबर पे सोशलिज्म है गिल्ड सोशलिज्म, GUILD, गिल्ड सोशलिज्म। गिल्ड सोशलिज्म के ये गिल्ड सोशलिज्म इमर्ज हुआ ब्रिटेन में, और ऊपर वाला सिंडिकलिज्म इमर्ज हुआ फ्रांस में। गिल्ड सोशलिज्म के मेन थिंकर हैं GDH कोल, GDH कोल, COLE। चौथे नंबर पे है फैबियनिज्म। फैबियनिज्म भी इमर्ज हुआ ब्रिटेन में। फैबियनिज्म, इसके मुख्य थिंकर हैं लास्की, एनी बेसेंट, इवन नेहरू और GB शाम। ये मुख्य थिंकर हैं फैबियनिज्म के। तो ये 4 प्रकार के सोशलिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे सोशलिज्म आफ्टर कार्ल मार्क्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे एवोल्यूशनरी सोशलिज्म की, या फिर आप कह सकते हो रिविजनिज्म की। जैसा मैंने आपको बताया, एवोल्यूशनरी सोशलिज्म के मुख्य थिंकर हैं एडवर्ड बर्नस्टीन। एडवर्ड बर्नस्टीन लेनिन के कंटेम्प्रेरी थे, यानी लेनिन के जीवन काल में ही जीवित थे एडवर्ड बर्नस्टीन। इनके विचार लेनिन से अलग थे। लेनिन ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट थे, जो ये विश्वास करते थे रेवोल्यूशन की सहायता से सोशलिज्म को इस्टाब्लिश किया जा सकता है। लेकिन एडवर्ड बर्नस्टीन का मानना था कि वर्कर्स की सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है इंपीरियलिज्म की वजह से, कॉलोनिज्म की वजह से। वर्कर्स को वोट देने का अधिकार भी मिल गया है, यानी राइट टू वोट वर्कर्स के पास है। इसलिए रेवोल्यूशन की आवश्यकता ही नहीं है। चूँकि वर्कर्स को वोट देने का अधिकार मिल गया है, इसलिए पार्लियामेंट की सहायता से अगर पार्लियामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स चुन के आएँ तो वो अपने हितों में कानून बना सकते हैं। इस प्रकार से रिविजनिज्म यानी इवोल्यूशनरी सोशलिज्म फोकस करता है पार्लियामेंट मेथड पर। रिविजनिज्म को इसीलिए पार्लियामेंट रोड टू कम्युनिज्म भी कहा जाता है। फिर से बोलता हूँ, रिविजनिज्म को पार्लियामेंट रोड टू कम्युनिज्म भी कहा जाता है। 1891 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में, जर्मनी में एक पार्टी हुआ करती थी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इस पार्टी ने 1891 में एक प्रोग्राम अडॉप्ट किया था, इरफर्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में काफ़ी सारी बातें बोली गई थी, कैपिटलिज्म को कैसे ख़त्म करना है। तो रिविजनिज्म जो सोशलिज्म है, इस सोशलिज्म का एक मेन डॉक्यूमेंट है इरफर्ट प्रोग्राम। बर्नस्टीन के विचारों की छाप देखने को मिलती है इस प्रोग्राम पर। काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में पार्लियामेंट्री कम्युनिज्म का इमरजेंस देखने को मिला। इवन आप इंडिया में भी देख लीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ये एक एग्जाम्पल है रिविजनिज्म का या फिर एवोल्यूशनरी सोशलिज्म का। जो मार्क्स के विचार हैं
मार्क्स तो ये कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी बेकार है, स्टेटलेस सोसाइटी इस्टेब्लिश करनी है, लेकिन हमारे देश में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट हैं वो इस प्रकार की बातें कहाँ करती हैं। उनके अनुसार तो डेमोक्रेसी ठीक है, जो कि मार्क्स के विचारों के विपरीत है। तो इसीलिए ये जो सोशलिज्म का मॉडल है इसे कहा जाता है रिविजनिज्म। रिविजनिज्म सोशलिज्म को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट टाइप सोशलिज्म की हम डिस्कस करेंगे सिंडिकलिज्म। यहाँ पर देखो, सिंडिकलिज्म हम डिस्कस करेंगे जिसके थिंकर हैं सोरिल और एमिल पुगे। सिंडिकेट का क्या मतलब है, पहले आप ये बताइए। सिंडिकेट का मतलब पता होना चाहिए। सिंडिकेट देखो एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है सिंडिकेट, और इसका मतलब है वर्कर्स यूनियन। सिंडिकलिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है रेवोल्यूशनरी मार्क्सिज्म के। ध्यान से सुनिए, सिंडिकलिज्म जो है वो मिलता जुलता है रेवोल्यूशनरी मार्क्सिज्म से। मार्क्स कहते हैं वायलेंस हो सकता है रेवोल्यूशन में, ठीक उसी प्रकार से सिंडिकलिज्म भी वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं। मार्क्स बात करते हैं हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म की, उसी प्रकार की बात सिंडिकलिज्म के द्वारा भी की जाती है। जैसे देखो, मार्क्स कहते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऊपर हैं, बाकी सारे इंटरेस्ट बाद में हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। उसी प्रकार से सिंडिकलिज्म भी कहता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथडोलॉजी क्या है सिंडिकेट्स की, यानी किस प्रकार के मेथड्स अपनाए जा सकते हैं सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करने के लिए। सिंडिकलिज्म वाले कहते हैं वर्कर्स स्ट्राइक करके, मशीनों को डिस्ट्रॉय करके, काम पर स्लो काम करके, ये सारे जो तरीके हैं वो अपना सकते हैं कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों को तंग करने के लिए। इन मेथड्स की सहायता से सोशलिज्म इस्टेब्लिश किया जा सकता है। सिंडिकेट्स का विजन क्या है सोसाइटी का। सिंडिकेट्स देखो ये कहते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ सिंडिकेट्स देश को चलाए, मतलब सोसाइटी को इकोनॉमिक लाइंस पर ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। सिंडिकलिज्म के हिसाब से लोकल लेवल पे सिंडिकेट्स होने चाहिए, लोकल सिंडिकेट्स। उसके बाद एक कॉन्फेडरेशन हो सिंडिकेट्स का, यानी वर्कर्स की यूनियन का कन्फेडरेशन हो जो कि सोसाइटी को गवर्न करे। सिंडिकलिज्म वर्कर्स को पावर्स देने की बात करते हैं। देखो, सिंडिकलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, काइंड ऑफ जो विचार हैं, वो फ्रांस के कल्चर से मिलते जुलते हैं। ये काफ़ी रेडिकल विचार हैं और अप्रोच भी काफ़ी ज़्यादा वायलेंट है। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया सिंडिकलिज्म के बारे में। और कौन से थिंकर हैं बताइए सिंडिकलिज्म से संबंधित। सिंडिकलिज्म से संबंधित थिंकर्स हैं, एक तो हैं सोरिल और दूसरे हैं एमिल पुगे। कहाँ पे ये सिंडिकलिज्म इमर्ज हुआ? फ्रांस में। जैसा मैंने लास्ट में बताया, इनकी जो अप्रोच है वो फ्रांस के रेडिकल कल्चर से मिलती जुलती है। तो इस प्रकार से हमने सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स में दो टाइप के सोशलिज्म को अभी तक डिस्कस कर लिया है, रिविजनिज्म सोशलिज्म और दूसरा सिंडिकलिज्म सोशलिज्म। अब तीसरे टाइप के सोशलिज्म की हम बात करेंगे, गिल्ड सोशलिज्म। आप बताइए कौन थिंकर हैं गिल्ड सोशलिज्म से संबंधित? गिल्ड सोशलिज्म से संबंधित थिंकर का नाम है GDH कोल। GDH कोल। सबसे पहले आप ये जानिए गिल्ड का क्या मतलब है। गिल्ड का मतलब है एसोसिएशन। मेडिवल इंडिया में आपने पढ़ा होगा गिल्ड हुआ करता था मर्चेंट्स का, तो गिल्ड का मतलब है एसोसिएशन। अच्छा ये बताइए फिर डिफरेंस क्या है गिल्ड और सिंडिकेट में? देखो, सिंडिकेट का मतलब सिर्फ वर्कर्स की यूनियन, ये एक फ्रेंच वर्ड है। गिल्ड का मतलब है एसोसिएशन। एसोसिएशन तो किसी की भी हो सकती है, वर्कर्स की हो सकती है, मर्चेंट्स की हो सकती है, कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों की हो सकती है। तो गिल्ड किसी का भी हो सकता है। गिल्ड कुछ मायनों में सिंडिकलिज्म से मिलता जुलता है। कौन से वो मायने हैं? गिल्ड सोशलिज्म भी सिंडिकलिज्म की तरह मानता है रियल इंटरेस्ट जो है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। गिल्ड सोशलिज्म भी सिंडिकलिज्म की तरह मानता है मार्क्सिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, क्लास स्ट्रगल जो हिस्ट्री से होता आ रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलरिटी है
सिंडिकलिज्म के बीच और गिल्ड सोशलिज्म के बीच। लेकिन डिफरेंस तब आ जाता है जब गिल्ड सोशलिज्म कहता है दूसरी क्लासेस की सहायता से भी रेवोल्यूशन लाया जा सकता है। देखो, सिंडिकलिज्म जो मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन का कंसेप्ट है वो सिर्फ ये कहते हैं वर्कर्स ही रेवोल्यूशन ला सकते हैं और कोई नहीं। लेकिन गिल्ड सोशलिज्म वाले कहते हैं दूसरी क्लासेस भी रेवोल्यूशन में सहयोग कर सकती हैं। गिल्ड सोशलिज्म की सबसे ज़्यादा मुख्य बात यह है, गिल्ड सोशलिज्म से जुड़े थिंकर्स ये कहते हैं टेरिटोरियल पार्लियामेंट तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ फंक्शनल पार्लियामेंट का होना भी ज़रूरी है। टेरिटोरियल पार्लियामेंट मतलब जैसे हमारे देश की पार्लियामेंट है, वो देश से जुड़े सभी इश्यूज़ को देखती है। इंडिया से जुड़ा जो भी इशू है, इंडिया की टेरिटोरी से जुड़ा जो भी इशू है वो देखा जाता है इंडिया की पार्लियामेंट के द्वारा। लेकिन गिल्ड सोशलिज्म के थिंकर्स ये कहते हैं इसके अलावा एक फंक्शनल पार्लियामेंट भी होनी चाहिए जो सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखे। इनके हिसाब से इकोनॉमिक इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को एड्रेस करने के लिए टेरिटोरियल पार्लियामेंट के अलावा एक अलग से पार्लियामेंट होनी चाहिए, फंक्शनल पार्लियामेंट। तो ये सबसे मुख्य बात है गिल्ड सोशलिज्म की। GDH कोल जो थिंकर हैं गिल्ड सोशलिज्म के, वो कहते हैं अगर इंडस्ट्रीज़ में डेमोक्रेसी आएगी तो इसका मतलब वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होगा मैनेजमेंट में। तो 3 तरह के सोशलिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स में। अब हमारा चौथा तरह का सोशलिज्म है, वो है फैबियनिज्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फैबियनिज्म। हमारे देश में फैबियनिज्म की झलक देखने को मिलती है, नेहरू फैबियनिज्म से ही जुड़े हुए हैं। फैबियनिज्म सोशलिज्म जो है वो सबसे ज़्यादा करीब है लिबरलिज्म के। फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चौथा सोशलिज्म फैबियनिज्म सोशलिज्म जो है वो सबसे ज़्यादा करीब आ जाता है विचारों में लिबरलिज्म के। ये एक पीसफुल ग्रेजुअल रूट है सोशलिज्म इस्टाब्लिश करने का। इस सोशलिज्म के अनुसार रातों रात सोशलिज्म नहीं इस्टाब्लिश किया जा सकता। एक इम्पोर्टेंट रोल है इंटेलेक्चुअल क्लास का, मिडिल क्लास का, जो कि बाकी लोगों को अवेयर करवाएगी सोशलिज्म के बारे में, सोशलिस्ट आइडियाज़ के बारे में और सोशलिज्म का पर्पज़ क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो धीरे धीरे सोशलिस्ट आइडियाज़ की तरफ समाज बढ़ेगा। कौन कौन है थिंकर फैबियनिज्म से संबंधित? GB शाह, एनी बेसेंट, सिडनी वेब, नेहरू, लास्की, ये सब थिंकर्स हैं फैबियनिज्म से संबंधित। फैबियनिज्म बेस्ड है रोमन जनरल फैबियस के आइडियाज़ पर। रोमन जनरल फैबियस, उनके आइडियाज़ पर आधारित है ये फैबियनिज्म सोशलिज्म। उनका ये मानना था स्ट्राइक व्हेन आयरन इज़ हॉट, यानी जब लोहा गर्म हो तब स्ट्राइक करो। उसी प्रकार से फैबियनिज्म का भी यही कहना है कि ओवरनाइट यानी एक ही रात में सोशलिज्म नहीं इस्टाब्लिश किया जा सकता। पहले कंसेंसस डेवलप करना होगा, यानी सहमति बनानी होगी। जब सोशलिज्म के आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तब आसानी से सोशलिज्म को इस्टाब्लिश किया जा सकता है। फैबियन सोशलिज्म को डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये सोशलिज्म कोर्सिव मेथड्स यानी वायलेंस वाले मेथड्स या फिर ज़बरदस्ती वाले मेथड्स नहीं अपनाने की बात करता सोशलिज्म को इस्टाब्लिश करने के लिए। ये कहता है लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की सहायता से सोशलिज्म को इस्टाब्लिश किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स में 4 प्रकार के सोशलिज्म डिस्कस किए। सबसे पहले हमने बात किया रिविजनिज्म के बारे में, दूसरे नंबर पे हमने बात की सिंडिकलिज्म के बारे में, तीसरे नंबर पे हमने बात की गिल्ड सोशलिज्म के बारे में और चौथे नंबर पे हमने बात की फैबियन सोशलिज्म के बारे में। अब काफ़ी बार देखो यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछ लेती है 21वीं शताब्दी में सोशलिज्म का रेलेवेंस क्या है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप सोच के देखिए 21वीं शताब्दी में सोशलिज्म का रेलेवेंस क्या है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं, 100 साल पीछे चलते हैं। 1917 में यानी 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन आती है, रशियन रेवोल्यूशन। कम्युनिस्ट रजीम इस्टाब्लिश होता है। तो रशिया में कम्युनिस्ट रजीम इस्टाब्लिश होने के साथ ही सोशलिस्ट आइडियाज़ का एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है। कई सारे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में कम्युनिस्ट
रेजीम इस्टाब्लिश होता है, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी इस प्रकार के आइडियाज़ का एक्सपेंशन होता है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को इस प्रकार के आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में गरीबी काफ़ी ज़्यादा होती है। इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो वेलफेयर स्टेट का मॉडल आया वो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के जवाब में ही आया। कोल्ड वार के दौरान हमने देखा किस प्रकार से दो आइडियोलॉजीज़ के बीच बैटल देखने को मिलता है, एक तरफ कैपिटलिज्म और दूसरी तरफ कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म यानी लिबरलिज्म को फॉलो कर रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज़ इंक्लूडिंग यूएसए, और कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे यूएसएसआर और यूएसएसआर के दूसरे एलाई कंट्रीज़। लेकिन देखो, जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी की ये बहुत बड़ी हार थी। इसके बाद लगने लगा क्या ये जो आइडियाज़ हैं सोशलिज्म के, कम्युनिज्म के, ये वाइबल भी हैं या फिर नहीं हैं। पहले काफ़ी सारे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में और दूसरे देशों में सोशलिज्म पर आधारित जो रेजीम थे वो कोलैप्स होना स्टार्ट हो गए। आज के समय में सिर्फ देखो 3-4 देश ऐसे हैं, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, जहाँ पर कम्युनिस्ट रेजीम है या फिर सोशलिज्म पर आधारित स्टेट हैं। फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कोल्ड वार जैसे ही ख़त्म हुआ इसका मतलब हिस्ट्री का अंत हो गया। हिस्ट्री में जीत हुई है लिबरल डेमोक्रेसी की, यानी लिबरल डेमोक्रेसी सबसे बेहतर तरीका है बेटर सोसाइटी इस्टाब्लिश करने के लिए। सोशलिज्म को हिस्ट्री के डस्टबिन में डाल दिया गया है कोल्ड वार के अंत ने। लेकिन देखो, ये कहना अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी क्योंकि न्यू लिबरल पॉलिसीज़ के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। न्यू लिबरल पॉलिसीज़ की वजह से इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इंटर स्टेट भी और इंट्रा स्टेट भी। थॉमस पिकेटी की एक फेमस बुक है कैपिटलिज्म इन 21st सेंचुरी। फिर से बोलता हूँ, थॉमस पिकेटी की एक बुक है कैपिटलिज्म इन 21st सेंचुरी। इस बुक में थॉमस पिकेटी बताते हैं कि देखो, पूरे वर्ल्ड में कैपिटलिज्म के कारण जो इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं और विभिन्न कंट्रीज़ में सिविल सोसाइटी के प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसके अगेंस्ट काउंटर ग्लोबलाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग से फोरम इस्टेब्लिश हुआ जिसका नाम है वर्ल्ड सोशल फोरम, WSF वर्ल्ड सोशल फोरम। 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए वो क्राइसिस शो करते हैं कि लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी भी क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी फेस कर रही है। कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं उनका फिर से रिवाइवल देखने को मिल रहा है दुनिया के विभिन्न इलाकों में। इवन 2010 के आसपास जो अरब स्प्रिंग आई मिडिल ईस्ट में कई कंट्रीज़ में आई थी, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, उनका भी एक रीज़न था, उन देशों में रेवोल्यूशन आने का एक मेन रीज़न था बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी यूथ के बीच, जिसकी वजह से आम आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए प्रोटेस्टर्स सड़कों पर आए और रेजीम चेंज हुआ मिडिल ईस्ट के कई देशों में। इवन देखो, वो देश जिन्हें लिबरलिज्म आइडियोलॉजी का कोर माना जाता है, फॉर एग्जांपल यूएसए में भी सिविल सोसाइटीज़ की तरफ से काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिले, फॉर एग्जांपल ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट। इवन यूरोप के कई देश, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन, इन देशों में लेफ्ट पार्टीज़ का इमरजेंस हुआ। इंडिया में भी आम आदमी पार्टी का इमरजेंस होना या फिर ग्रीस में सिरिजिया पार्टी का इमरजेंस होना, आप कह सकते हो कहीं ना कहीं इन सब पार्टीज़ का इमरजेंस लिबरलिज्म की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट नाराज़गी को शो करता है। मतलब लिबरलिज्म की वजह से, न्यू लिबरल पॉलिसीज़ की वजह से जो इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही हैं उन्हीं के अगेंस्ट इन पार्टीज़ का इमरजेंस हुआ है। इसीलिए ये कहा जाता है कि 21वीं सेंचुरी में, 21वीं शताब्दी में सोशलिज्म का फिर से री इमरजेंस देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कंट्रीज़ के द्वारा सोशलिज्म को अडोप्ट किया जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के द्वारा सोशलिज्म को अडोप्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन सोशलिज्म आइडियोलॉजी जो है वो प्रेशर लगाती रहेगी उन कंट्रीज़ पर जिन्होंने कैपिटलिज्म को फॉलो करके रखा है। सोशलिज्म की आइडियोलॉजी बार बार
बताएगी कि कैपिटलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। सोशलिज्म की आइडियोलॉजी जो इमर्ज होगी 21वीं शताब्दी में, वो फोर्स करेगी कैपिटलिज्म को या फिर लिबरलिज्म को कि आपकी जो अप्रोच है जनता के प्रति वो और ज़्यादा ह्यूमन होनी चाहिए। यानी आप सब कुछ मार्केट पे नहीं छोड़ सकते। आप ये नहीं कह सकते कि कोई गरीब है तो गरीब है, अमीर है तो अमीर है, ऐसा कुछ नहीं। आपको वेलफेयर मॉडल भी अपनाना होगा। तो इस प्रकार से सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है बार बार प्रेशर लगाती रहेगी कैपिटलिज्म पर। इस प्रकार से देखने को मिल सकता है सिनेरियो 21वीं शताब्दी में। समझ गए ना? एसेंस फिर से बताता हूं। 21वीं शताब्दी में रीइमर्जेंस देखने को मिल सकता है सोशलिज्म आइडियोलॉजी का, लेकिन बहुत ज़्यादा देशों के द्वारा सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया जाएगा ऐसा संभव नहीं दिखता। लेकिन सोशलिज्म की आइडियोलॉजी जो है वो प्रेशर क्रिएट करती रहेगी कैपिटलिज्म के ऊपर, बताती रहेगी कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी परफेक्ट नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं, फोर्स करती रहेगी कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को कि आपकी जो अप्रोच है वो ह्यूमन होनी चाहिए। और अब तो देखो कोविड-19 की महामारी आने के बाद वर्ल्ड में विभिन्न देशों की इकोनॉमी की सिचुएशन और ज़्यादा खराब होगी। इनइक्वालिटीज़, इनकम इनइक्वालिटीज़ की हम बात करें, मतलब गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। इसके साथ साथ और ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में विभिन्न देशों की सरकारों के ऊपर प्रेशर होगा जनता की वेलफेयर को सुनिश्चित करना। इसलिए विभिन्न देशों की सरकारें सोशलिस्ट पॉलिसीज़ को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगी। तो ये हमने सोशलिज्म के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मार्क्सिज्म से संबंधित हमारे 3-4 टॉपिक बाकी थे, उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। मार्क्स के विचारों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स, यानी मार्क्स की डेथ के बाद मार्क्सिज्म किस प्रकार से इमर्ज हुआ। मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स को आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक तो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट और दूसरा नियो मार्क्सिस्ट। पहले हम बात करेंगे ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट की। जो देखो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल लेनिन, माओ, ये मैच्योर मार्क्स के विचारों में बिलीव करते हैं। मैच्योर मार्क्स ने ही, आपको याद होगा, दिया था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात करते हैं ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट। हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म और क्लास स्ट्रगल का जो कंसेप्ट था मार्क्स का, उन कंसेप्ट्स में बिलीव किया जाता है ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट के द्वारा। तो पहले हम ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट को ही स्टडी करेंगे। और ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट में 2 मेन मार्क्सिस्ट हैं, एक लेनिन और दूसरे माओ। पहले हम लेनिन के बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद हम माओ के बारे में स्टडी करेंगे। लेनिन का देखो मुख्य कंसर्न था मार्क्स के जो आइडियाज़ हैं उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना, उन आइडियाज़ को प्रैक्टिस में लाना, ये लेनिन का मेन कंसर्न था। तो लेनिन को आप कह सकते हो मैन ऑफ एक्शन, क्योंकि वो पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। लेकिन लेनिन ने मार्क्सिज्म के कुछ ओरिजिनल प्रिंसिपल्स में मॉडिफिकेशन किया, फंडामेंटल चेंजेस लेके आए लेनिन मार्क्सिज्म के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स तो ये कहते हैं कि रेवोल्यूशन आएगा उन देशों में जहाँ पर कैपिटलिज्म बिल्कुल एडवांस स्टेट में होगा। ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्राडिक्शंस अपने आप खत्म हो जाएंगी। क्लास इन इटसेल्फ विल बिकम क्लास फॉर इटसेल्फ। ये दोनों कॉन्शियसनेस की स्टेज हैं। क्लास इन इटसेल्फ वो स्टेज हैं जब वर्किंग क्लास के लोगों को अपनी क्लास का पता लगेगा, ये पता लगेगा कि हमारे इंटरेस्ट अलग हैं, कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के इंटरेस्ट अलग हैं। और क्लास फॉर इटसेल्फ वो स्टेज है कॉन्शियसनेस की जब वर्किंग क्लास के लोगों को ये पता लग जाएगा कि इंटरेस्ट आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो ऐसी सिचुएशन में रेवोल्यूशन अपने आप आ जाएगा। लेकिन लेनिन को लगता था कि चीज़ें मार्क्स के आइडियाज़ के हिसाब से मूव नहीं कर रही हैं, यानी एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में वर्किंग क्लास अपने आप से रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस को डेवलप नहीं कर पा रही हैं। तो इसी वजह से लेनिन ने मॉडिफिकेशन कर दिया। लेनिन इस बात को लेके आश्वस्त थे कि वर्किंग क्लास कॉन्शियसनेस अपने आप डेवलप नहीं करेंगे, यानी उनके अंदर रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस अपने आप नहीं आएगी। वर्किंग क्लास के लोगों में रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस जनरेट करनी पड़ेगी।
और इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी की आवश्यकता है। इसके अलावा मिडिल क्लास, इंटेलेक्चुअल क्लास, ये सब भी मदद कर सकते हैं वर्किंग क्लास के लोगों के अंदर रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस जनरेट करने में। तो यहाँ पर लेनिन के द्वारा कंसेप्ट दिया जाता है कम्युनिस्ट पार्टी का। मार्क्स नहीं चाहते थे किसी प्रकार की पार्टी इस्टेब्लिश की जाए। मार्क्स को लगता था पार्टी जो है, कोई भी पार्टी इस्टेब्लिश की जाती है उसके अंदर हायरार्की होती है, जबकि मार्क्स को हायरार्की बिल्कुल पसंद नहीं थी। मार्क्स चाहते थे परफेक्ट इक्वालिटी, बिल्कुल इक्वालिटी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की हायरार्की नहीं होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट मॉडिफिकेशन है। मार्क्स पार्टी के अगेंस्ट थे, लेकिन लेनिन कहते हैं रेवोल्यूशन के लिए कम्युनिस्ट पार्टी को इस्टेब्लिश करना जरूरी है। लेनिन के हिसाब से कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो वैनगार्ड ऑफ रेवोल्यूशन का काम करेगी। यानी वैनगार्ड का मतलब होता है गाइड, फ्रेंड, फिलोसफर, कुछ भी कह सकते हो। यानी कम्युनिस्ट पार्टी एक प्रकार से लीड करेगी रेवोल्यूशन को, गाइड करेगी। कम्युनिस्ट पार्टी बताएगी वर्कर्स को कि रेवोल्यूशन कैसे लाया जा सकता है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो पूरी तरह से वर्कर्स के लिए डेडिकेटेड होगी। और कम्युनिस्ट पार्टी में जो पर्सन्स होंगे वो कम्युनिज्म के आइडियाज़ को प्रोपगेट करेंगे, कम्युनिज्म के आइडियाज़ का प्रचार प्रसार करेंगे। देखो यहाँ पर आप एक बात पे फोकस कीजिएगा, लेनिन के हिसाब से कम्युनिस्ट पार्टी डिफरेंट है बुर्जुआ पार्टी से। कैसे? कम्युनिस्ट पार्टी एक सीक्रेट सोसाइटी होगी। लेनिन कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी जो रेवोल्यूशन लाने में मदद करेगी वो एक सीक्रेट सोसाइटी होगी, वो बिल्कुल चोरी छुपे काम करेगी। कम्युनिस्ट पार्टी ट्रेड यूनियन से या फिर वर्कर यूनियन से अलग होगी, क्योंकि देखो ट्रेड यूनियन, वर्कर यूनियन लेनिन के हिसाब से ये सब बुर्जुआ सिस्टम का हिस्सा हैं। वर्कर्स इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ट्रेड यूनियंस पर, वर्कर यूनियंस पर। ऑर्गेनाइजेशन के मामले में कम्युनिस्ट पार्टी जो होगी वो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के प्रिंसिपल पर आधारित होगी। काफ़ी बार यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन ये पूछा जाता है लेनिन के हिसाब से डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का कंसेप्ट क्या है। तो एक बार हम ये डिस्कस कर लेते हैं लेनिन के हिसाब से डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का क्या मतलब है। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म देखो एक प्रिंसिपल है जो बताता है कम्युनिस्ट पार्टी को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी को कम्युनिज्म के कंपैटिबल बनाता है। वैसे वास्तव में मार्क्स ने जो कहा था कम्युनिज्म इस्टेब्लिश करने के लिए, उसके अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि पार्टी में हायरार्की होती है और मार्क्स पूरी तरह से इक्वालिटी चाहते थे। लेकिन लेनिन कहते हैं हम कम्युनिस्ट पार्टी को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करेंगे कि इसमें हायरार्की होगी ही नहीं। जो मार्क्स की दिक्कत थी ना, पार्टी होगी तो हायरार्की आ जाएगी, लेनिन कहते हैं हम पार्टी को इस हिसाब से ऑर्गेनाइज कराएंगे कि नहीं होगी, सब इक्वालिटी होगा जैसा मार्क्स चाहते थे। देखो बुर्जुआ सिस्टम में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी में जो टॉप लीडरशिप होती है वो सब कुछ डिसाइड करती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। सारे के सारे जो डिसीजंस हैं बुर्जुआ सिस्टम में वो टॉप लीडरशिप के द्वारा लिए जाते हैं, और ग्रास रूट लेवल पे जो लोग होते हैं उनका कोई से नहीं होता है, यानी उनकी बात का सम्मान नहीं होता किस प्रकार की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में क्या होगा, स्ट्रक्चर पिरामिड लेवल की होगी। ग्रास रूट लेवल पे जो लोग होंगे वो टॉप लेवल पे बैठी लीडरशिप को अपने आइडिया से अवगत करवाएंगे, और लीडर्स का काम सिर्फ इतना होगा कि नीचे से लोगों ने जो आइडियाज़ बताए हैं उनके लिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन को तैयार करना। इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी के सेल्स बने होंगे, और छोटे छोटे जो सेल्स कम्युनिस्ट पार्टी के बने होंगे वो लोगों से डायरेक्ट टच में रहेंगे और पता लगाएंगे लोग क्या चाहते हैं। जो लोग चाहते हैं लोगों के आइडियाज़ को टॉप लीडरशिप तक पहुंचाया जाएगा, और लीडरशिप उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिर्फ प्रोग्राम ऑफ एक्शन तैयार करेगी ताकि उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये पूरा कंसेप्ट है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का लेनिन के हिसाब से। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन लेनिन ने देखो मार्क्स के आइडियाज़ में ये की, मार्क्स कहते थे कम्युनिज्म वहाँ पे इस्टेब्लिश होगा, यानी रेवोल्यूशन वहाँ पे आएगा जहाँ पे कैपिटलिज्म एडवांस स्टेज में होगा, यानी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में। लेकिन लेनिन कहते हैं रशिया में भी रेवोल्यूशन लाया जा सकता है, और रशिया में रेवोल्यूशन आया भी, जबकि रशिया एक ऐसा देश नहीं था जहाँ पे कैपिटलिज्म बिल्कुल एडवांस स्टेट में था या फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी।
जब रशिया में रेवोल्यूशन आया तो उस समय बल्कि फ्यूडलिज्म टू सम एक्सटेंट, यूँ नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से फ्यूडल देश था रशिया, लेकिन फ्यूडलिज्म के कुछ एलिमेंट्स उस समय थे रशिया में। इसके बावजूद रशिया में रेवोल्यूशन आया और लेनिन ने उसमें एक अहम भूमिका भी निभाई। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो जाता है मार्क्स के विचार में। मार्क्स देखो ये कहा करते थे जिसके पास भी प्रॉपर्टी है वो सेक्शन रेवोल्यूशन में कोई भूमिका नहीं निभा सकता, लेकिन लेनिन के अनुसार पीजेंट्स जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन होती है वो भी रेवोल्यूशन में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेनिन पीजेंट्स को सेकेंडरी पोजीशन देते हैं। और देखो बल्कि माओ भी ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट हैं, वो तो पीजेंट्स को प्राइमरी पोजीशन देते हैं, क्योंकि चाइना सोसाइटी ही ऐसी थी चाइना की कि वहाँ पे वर्कर्स थे ही नहीं, तो इसलिए माओ कहते हैं कि पीजेंट्स ही रेवोल्यूशन लेके आएंगे। समझ गए? मार्क्स कहते हैं पीजेंट्स का कोई रोल नहीं है रेवोल्यूशन में क्योंकि उनके पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन लेनिन कहते हैं रोल है, लेकिन लेनिन सेकेंडरी पोजीशन देते हैं पीजेंट्स को, जबकि माओ कहते हैं पूरा ही रोल है, यही रेवोल्यूशन लेके आएंगे। पीजेंट्स की प्राइमरी पोजीशन है माओ के रेवोल्यूशन के कंसेप्ट में। उसके बाद देखो इंपीरियलिज्म की बात आती है। लेनिन ने इंपीरियलिज्म पे फोकस किया है, जबकि मार्क्स ने इंपीरियलिज्म पे फोकस नहीं किया है। इंपीरियलिज्म के बारे में तो मार्क्स का ये व्यू है, ये एक पॉजिटिव फोर्स है, मॉडर्नाइजिंग फोर्स है। ब्रिटिशर्स का जो रूल था इंडिया में, उस रूल को सही मानते हैं मार्क्स। तो मार्क्स के बारे में ये भी कहा जाता है वो एथनोसेंट्रिक हैं, यानी सिर्फ उन देशों में फोकस करते हैं जहाँ पर कैपिटलिज्म एडवांस स्टेट में है। वो कॉलोनीज़ में लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर फोकस नहीं करते, किस प्रकार से कॉलोनीज़ में लोगों को दबाया जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, इस बारे में मार्क्स कुछ नहीं बोलते। लेनिन की एक बुक है जिसका नाम है इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। इस बुक में लेनिन कॉलोनिज्म को और इंपीरियलिज्म को लिंक करते हैं कैपिटलिज्म के साथ। ध्यान से सुनिएगा, अपनी इस बुक में लेनिन कैपिटलिज्म को लिंक करते हैं कॉलोनिज्म के साथ और इंपीरियलिज्म के साथ। लेनिन कैपिटलिज्म की 3 स्टेजेस देते हैं। सबसे पहली स्टेज मर्केंटाइल कैपिटलिज्म, दूसरी स्टेज इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म और तीसरी स्टेज फाइनेंस कैपिटलिज्म। ये 3 स्टेजेस दी जाती हैं लेनिन के द्वारा कैपिटलिज्म की। लेनिन के अनुसार जब कैपिटलिज्म तीसरी स्टेज पर पहुंचता है, यानी फाइनेंस कैपिटलिज्म स्टेज पर, इस स्टेज पर आने के बाद कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के द्वारा मार्केट्स तलाश की जाती हैं। मान लीजिए ब्रिटेन में कैपिटलिज्म आ गया तीसरी स्टेज पे, यानी फाइनेंस कैपिटलिज्म में, तो ब्रिटेन के जो कैपिटलिस्ट क्लास के लोग हैं वो वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में मार्केट तलाशेंगे जहाँ पे कैपिटल को इन्वेस्ट किया जा सके, यानी पैसों को इन्वेस्ट किया जा सके। लेनिन ये भी कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था वो एक प्रकार से लड़ाई थी विभिन्न कंट्रीज़ के बीच नई मार्केट्स पर कब्जा करने के लिए, यानी वो कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के बीच लड़ाई थी एक प्रकार से नई मार्केट्स पर कब्जा करने के लिए, इनडायरेक्टली कॉलोनीज पे कब्जा करने के लिए। तो लेनिन कहते हैं इस प्रकार से जब तीसरी स्टेज पर कैपिटलिज्म आता है, फाइनेंस कैपिटलिज्म स्टेज पर, तो नई नई मार्केट तलाशी जाती है कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के द्वारा और कॉलोनीज इस्टाब्लिश होती हैं। लेकिन कैपिटलिज्म तो आपको पता है इनहेरेंट एक्सप्लॉयटेटिव है, यानी शोषण होता है आम जनता का। यहाँ पे आप पूरी कंसंट्रेशन लगाइएगा। लेनिन ये कहते हैं एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में कैपिटलिज्म के खिलाफ जो लड़ाई है वो लिंक्ड है कॉलोनीज में जो स्ट्रगल चल रहा है लोगों का, उससे। कैसे, मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। ब्रिटेन में कैपिटलिज्म के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है वो सीधी सीधी जुड़ी हुई है इंडिया में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो नेशनल स्ट्रगल चल रहा था। कैसे लिंक है? क्योंकि ब्रिटेन में कैपिटलिज्म पीक पर था, फाइनेंस कैपिटलिज्म वाली स्टेज थी, तो उसके बाद ब्रिटेन के कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों ने मार्केट तलाशनी स्टार्ट की, उनको मार्केट मिल गई इंडिया की फॉर्म में, और इंडिया को जो एज ए ब्रिटिशर्स के द्वारा कॉलोनी इस्टाब्लिश किया गया वो कैपिटलिज्म का ही एक पार्ट है।
यानी दोनों चीज़ें आपस में लिंक हैं। एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में कैपिटलिज्म और वर्ल्ड के विभिन्न इलाकों में कॉलोनीज बनाना बड़ी पावर्स के द्वारा, दोनों चीज़ें आपस में लिंक हैं। मार्क्स ऐसी कोई लिंकेज इस्टेब्लिश नहीं करते। मार्क्स तो बल्कि ये बोलते हैं इंपीरियलिज्म एक पॉजिटिव फोर्स है। वो ब्रिटिशर्स के रूल को सही ठहराते हैं इंडिया के ऊपर। वो कहते हैं इंडिया को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, लेकिन लेनिन इससे ठीक उलट बोलते हैं। लेनिन कहते हैं पूरे वर्ल्ड में कैपिटलिज्म के खात्मे की जो शुरुआत होगी वो कॉलोनीज से ही होगी। इंडिया जैसे देशों में नेशनलिस्ट पार्टीज, फॉर एग्जांपल उसमें कांग्रेस थी, कांग्रेस जैसी नेशनलिस्ट पार्टीज जो कॉलोनिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं, अगर वो अपनी लड़ाई जीत जाती हैं तो एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में भी कैपिटलिज्म ख़त्म हो जाएगा। यानी इंडिया से अगर ब्रिटिशर्स को भगा दिया जाता है, कॉलोनिज्म को ख़त्म कर दिया जाता है, तो ब्रिटेन के अंदर भी कैपिटलिज्म ख़त्म हो जाएगा। ऐसी बातें बोली जाती है लेनिन के द्वारा। लेनिन एक प्रकार से अलायंस करने की बात करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का अलायंस होना चाहिए कॉलोनीज में नेशनलिस्ट पार्टीज़ के साथ, यानी जैसे इंडिया में कांग्रेस और अलग अलग देशों में कॉलोनिज्म के खिलाफ अलग अलग पार्टीज़ आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रही थी, तो ऐसी पार्टीज़ का अलायंस होना चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। ये बात लेनिन के द्वारा बोली जाती है। लेकिन लेनिन के कुछ साथी लेनिन के इस विचार से इत्तेफाक नहीं रखते थे। फॉर एग्जाम्पल एम एन रॉय के बारे में हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। एम एन रॉय कहते थे नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी का कोई अलायंस नहीं होना चाहिए नेशनलिस्ट पार्टीज़ के साथ, क्योंकि एम एन रॉय का मानना था अगर देखो कम्युनिस्ट के द्वारा नेशनलिज्म को सपोर्ट किया जाता है तो इससे वर्किंग क्लास की जो एकजुटता है, जो यूनिटी है, वो कमज़ोर हो जाती है। मार्क्स भी तो यही बोला करते थे कि आइडियोलॉजी, रिलीजन ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ वर्कर्स की यूनिटी को तोड़ेंगे। और उसी प्रकार से एम एन रॉय भी ये बोलते हैं कि नेशनलिज्म को नहीं सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि नेशनलिज्म वर्किंग क्लास के लोगों की एकजुटता को, सॉलिडरिटी को कमज़ोर करने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से हमने लेनिन को कंप्लीटली डिस्कस किया। अब एक बार डिफरेंस समराइज कर लेते हैं हम। मार्क्स के विचारों में और लेनिन के विचारों में क्या डिफरेंस है। मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट थे, लेकिन लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी को इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। लेनिन कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी विल बी वैनगार्ड ऑफ रेवोल्यूशन। मार्क्स इंटेलेक्चुअल क्लास के अगेंस्ट थे, इवन प्लेटो को भी क्रिटिसाइज करते हैं मार्क्स, लेकिन लेनिन इंटेलेक्चुअल क्लास की हेल्प लेने की बात करते हैं रेवोल्यूशन लाने के लिए। मार्क्स स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन में विश्वास रखते हैं, रेवोल्यूशन अपने आप आ जाएगा, लेकिन लेनिन कहते हैं रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस जनरेट करनी पड़ेगी। चौथा पॉइंट, मार्क्स नहीं मानते कि पीजेंट्स एक रेवोल्यूशनरी क्लास है। मार्क्स कहते हैं वो सभी लोग जिनके पास प्रॉपर्टी है वो रेवोल्यूशनरी क्लास नहीं हो सकती, लेकिन लेनिन पीजेंट्री क्लास को रेवोल्यूशन का पार्ट मानते हैं। वो कहते हैं पीजेंट्री क्लास जो है वो सेकेंडरी है, रेवोल्यूशन में भूमिका निभाएगी। पांचवा पॉइंट, मार्क्स नेशनलिज्म के अगेंस्ट हैं, लेकिन लेनिन कॉलोनीज में जो स्ट्रगल चल रहा था आज़ादी का, उन नेशनलिस्ट पार्टीज़ के साथ गठबंधन करने की बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का। सिक्स्थ पॉइंट, मार्क्स के हिसाब से कम्युनिज्म पहले आएगा एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में, ना कि बैकवर्ड सोसाइटीज़ में, जबकि लेनिन कहते हैं बैकवर्ड सोसाइटीज़ में भी रेवोल्यूशन आ सकता है और इवन आया भी रशिया में। सातवां पॉइंट, मार्क्स इंपीरियलिज्म की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद एक मॉडर्नाइजिंग फोर्स है, यानी ब्रिटिशर्स का इंडिया पर रूल इस्टाब्लिश होना ये एक मॉडर्नाइजिंग फैक्टर है, जबकि लेनिन कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये कैपिटलिज्म का ही एक टाइप है, ये कैपिटलिज्म के कारण ही हुआ है और कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है, यानी कॉलोनीज जो इस्टाब्लिश की गई हैं दूसरे देशों के द्वारा, वो दूसरे देशों के लोगों को यानी कॉलोनीज के लोगों को एक्सप्लॉयट करने के लिए इस्टाब्लिश की गई हैं ताकि वहाँ से धन कमाया जा सके एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के द्वारा। तो ये हमने डिफरेंसेस को समराइज़ किया। तो लेनिन हमारा पूरा हो गया। अब हमारा बाकी है माओ। कल हम माओ को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद हम डिस्कस करेंगे नियो मार्क्सिज्म को। तो फिलहाल आज के इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।